अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी को। ठीक है, जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे, माइक्रोब्स देखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और एट द एंड हम लोग स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। लेक्चर के आखिर में मैं आप लोगों के साथ जो शॉर्ट नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर तो आप लोग अपने किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, लाइक फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट का जो भी आप लेक्चर देखना चाहते हो, तो आप लोग पहले होम पे जाके आप प्लेलिस्ट ओपन किया करो। प्लेलिस्ट के बाद आप लोग अपनी मर्जी की जो भी आप लोगों को सब्जेक्ट के देखने हैं, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करो और अपनी मर्जी का लेक्चर देख सकते हो। ठीक हो गया, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी है क्या? माइक्रोबायोलॉजी जो है, ये दो लफ्जों का मुखफ़्फ़फ़ है। ये एक ग्रीक लफ्ज है और ये दो लफ्जों का मुखफ़्फ़फ़ है। फर्स्ट वन इज माइक्रोन, जिसका मतलब है स्मॉल, और बायोलॉजिया यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लॉजिक यानी कि स्टडी करना। ठीक है, स्टडीइंग लाइफ, जिंदगी के बारे में पढ़ना। हेंस ये के यानी ये कि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का कह सकते हैं कि ये एक मुताला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और उनकी एक्टिविटीज का। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोग कहते हैं इसके अंदर इट इज कंसर्न विद, इसके बारे में, इसके अंदर हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म, यानी कि वो किस किस्म के हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिप्रोडक्शन यानी कि नस्ल कैसे बढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी उसकी बॉडी कैसे होगी, मेटाबॉलिज्म कैसे करती है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स यानी कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से जांच सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। हम लोग इसके अंदर मीन इंक्लूड्स शामिल है मुताला करना कि ये नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर किस तरह से फैले हुए हैं। देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, इनका आपस में क्या ताल्लुक होता है, एंड टू अदर लिविंग थिंग्स, और इनका दूसरों के साथ क्या ताल्लुक है। द बेनिफिशियल एंड द डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स, बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद, और डिट्रीमेंटल यानी कि नुकसानदेह असरात इंसान के ऊपर क्या होते हैं। एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और वो फिजिकल और केमिकल तब्दीलियां दैट दे मेक इन देयर एनवायरनमेंट, जो अब ये लोग करते हैं। ठीक है, मेक ये करते हैं, बनाते हैं अपने इर्द गिर्द यानी कि अपने माहौल में। इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज, हम लोग इसकी वजाहत ऐसे भी कर सकते हैं कि बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है दैट डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है, एंड देयर इफेक्ट्स, और उनके असरात को किसके ऊपर, ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि माइक्रोब्स। माइक्रोब्स होते क्या हैं? माइक्रोब्स एक्चुअली, माइक्रोब्स इज अ टर्म, वो एक लफ्ज है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे क्रिएचर्स यानी कि मखलूक के लिए। ठीक है, बहुत छोटी छोटी जानदार या मखलूक के लिए, दैट इंडिविजुअली इज टू स्मॉल, जो कि मीन इनफरादी तौर पर बहुत छोटी होती है, टू बी सीन, कि हम लोग उसको देखें, विद अनएडिड आई, बिना किसी हेल्प के। ठीक है, यानी कि एक आंख जो कि बिना किसी हेल्प के हम लोग देख सकें। आंख से तो हम लोग देख ही नहीं सकते ना, बिना मदद की हुई आंख से हम लोग नहीं देख सकते। यानी कि हम लोगों को माइक्रोस्कोप का, लाइट माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मुख्तलिफ तरह के हम लोगों को जो है जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक्रोब्स में होते क्या कुछ है जी, इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियाज जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हम लोग आगे चल के डिटेल में भी पढ़ेंगे। वायरसेस होते हैं। आर्ची, आर्ची जो पहले कंसीडर किया जाता था कि ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया की एक किस्म है जो कि एक्सट्रीम पोजीशंस में भी, सॉरी, एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी पैदा हो जाती है, ग्रो करती है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा गरमाइश वाला हो, जैसे वॉल्केनिक एनवायरनमेंट हो वहाँ पर भी, और बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो, बहुत ज़्यादा नमक वाला एनवायरनमेंट हो, वहाँ पर भी ये पैदा हो जाती है। सेकेंड थिंग, फंजाई। फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हम लोगों को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फंजाई जो है एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड मटेरियल से जो है खाना बनाता है अपना। ठीक है, डिकेइंग मटेरियल या डेड मटेरियल से अपना खाना बनाता है।
प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी हम लोगों के, हम कहते हैं कि ये एक एनिमल्स जैसा ये मीन दिखने वाले होते हैं, मतलब रिलेट करते हैं एनिमल्स की तरह। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि वन सेल्ड एनिमल्स इनको कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो मीन बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं, ऐसी नस्लें हैं जिनके सेल्स जो हैं वो हमारे एनिमल्स के सेल्स के साथ मीन रिजेंबल करते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मास आ जाते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये भी एक जीनस है बैक्टीरिया का, जो कि सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा और सिंपलेस्ट जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया है वो है जी माइकोप्लाज्मा। ठीक हो गया। और फिर एक हमारे पास आ जाता है जी रिकेट्सिया। रिकेट्सिया के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये एक, मतलब कि एक आर द डिजीज कलेक्शन, यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं कि सॉरी डाइवर्स कलेक्शन, कि ये एक बहुत ज्यादा मतलब कि एक मजमुआ है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, रिकेट्सिया। ठीक है, ये कोई एक नहीं है, इसके अंदर टिक्स, लाइस, फ्लीज और माइट्स एंड मैमल्स बहुत सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये ऑब्लिगेटली जो इंट्रासेलुलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, जो कि हमारे में पाए जाते हैं, कि इनके अंदर हमारे टिक्स के अंदर, हमारे लाइस या फिर हमारे फ्लीज के अंदर, माइट्स में या फिर मैमल्स के अंदर जो पाए जाते हैं, ये रिकेट्सिया कहलाते हैं और मुख्तलिफ तरह की बीमारियां फैलाते हैं। ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है जी, माइक्रोब्स हैं। अगर तो आप लोग आर्ची, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, अगर आप लोग इनकी डेफिनेशंस लिखना चाहते हो कॉन्सेप्ट के लिए, तो आप लोग यहाँ से देखकर लिख सकते हो। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे आप लोगों की एक डेफिनेशन आ रही है जी थर्मो एसिडोफाइल्स की। ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होते हैं? हम लोग कहते हैं कि ये जो है, ये एक ऐसे माइक्रो मीन आर्ची बैक्टीरिया है जो कि ग्रो करता है सुपर हॉट, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म वाले इलाकों में भी, और सुपर एसिडिक और बहुत ज्यादा तेजाबियत वाली कंडीशंस में। एज फॉर एग्जांपल बात करते हैं जी रेड स्टफ ऑन द रॉक्स, जैसे कि आपकी चट्टानों के ऊपर जो लाल रंग का जो स्टफ होता है वो जी थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। ठीक हो गया, दिस इज एन आर्ची बैक्टीरिया, ये आर्ची बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देख लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले पहले यहाँ पर आप लोगों का 1665, 1670 और 1674, ये तीनों की तीनों जो आप लोगों की यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं, इनको आप लोग याद करोगे फॉर एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू के लिए आप लोग इसको याद रखोगे। और एक और चीज, कि क्या कि आप लोग के तो यहाँ पे कि 1665 में रॉबर्ट हुक, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था माइक्रोस्कोप का। ठीक है, एंड इट्स यूजेस और इसके इस्तेमालात का। लेकिन इसने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट नहीं किया था। ठीक हो गया, यानी कि हम लोगों ने याद रखना है कि माइक्रोस्कोप को इन्वेंट रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था। इसने सिर्फ सिर्फ गेव डिसेप्शन, यानी कि एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक हो गया। रॉबर्ट हुक ने बजाते खुद किया क्या था? इसने वजाहत की थी अ स्लाइस ऑफ कॉर्क की। कॉर्क, जो कि हम लोग ढक्कन बनाते हैं किसी भी बॉटल को ढकने के लिए, या फिर हम लोग लैब्स में भी इवन इस्तेमाल करते हैं, ये एक्चुअली ओक बार्क का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि आप लोग कहते हो कि स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या है? एक थिन, पतला, फ्लैट पीस ऑफ कॉर्क है, जो कि हल्के वजन का होता है। ठीक है, मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम अ बार्क ऑफ कॉर्क ओक ट्री, यानी कि ओक का जो दरख्त है ना, उसकी छाल से हम लोग एक मीन कॉर्क, एक गोल सी एक ढक्कन सा हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसका एक स्लाइस लिया था रॉबर्ट हुक ने, और उसने क्या कहा था? उसने इसके बारे में वजाहत ये की कि ये जो कॉर्क है ये मुश्तमिल है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के ऊपर। ठीक है, उसने जो इस तरह के देखे, ठीक है, उसने कहा कि ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है ना, ये जो कॉर्क है ये कंपार्टमेंट्स का मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और उसने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल्स का। ठीक हो गया। सेकेंड थिंग, आप लोग कहते हो ये जो डिस्कवरीज ऑफ हुक एंड अदर साइंटिस्ट शोड दैट माइक्रोस्कोप इज एन इम्पॉर्टेंट टूल। उन लोगों ने ये कहा, उन्होंने जाहिर ये किया कि माइक्रोस्कोप जो है एक बहुत अहम मीन आला है, जो कि हम लोग डिस्कवर करने के लिए, दरियाफ्त करने के लिए, जिंदगी की बहुत सारी सीक्रेट्स को, यानी कि उसके बहुत सारे पोशीदा राजों को हम लोग मीन उजागर करने के लिए या दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोस्कोप को। इसके बाद लेवन हुक जो था, उसने जी रिवील किया था हिज डिस्क्रिप्शन, उसने अपनी वजाहत जो थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो उसने वजाहत की थी। ठीक है, कब की थी? उसने 1670 के अंदर। और ये भी आप लोगों का एमसीक्यू आ सकता है, कैसे करके? बाय द इन्वेंट ऑफ हिज सिंपल एंड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। उसने सिंपल
लेंस माइक्रोस्कोप और सिंगल लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप और सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप दोनों के दोनों इजाद की थी लेवन हुक ने, और इसके जरिए उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजाहत की थी। ठीक हो गया। अब इन 1674 में इसने कहा, इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसने नाम दिया एनिमल क्यूल्स का। ठीक हो गया, जो कि एक लफ्ज था जो कि इस्तेमाल होता था फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बाय हिम। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों का लेवन हुक था उसने 1674 में इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिसको वो इस्तेमाल करता था इसको नाम दिया एनिमल क्यूल्स का। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसने ही आउटलाइन द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द फैमिलियर प्रोटोजोआ, और इसने क्या किया था, आउटलाइन किया स्ट्रक्चरल, यानी कि जो उसके स्ट्रक्चर की वजाहत की थी, किससे, इसी से मिलते जुलते एक प्रोटोजोआ की भी और एक पैरामीशियम की भी और एक अमीबा की। ठीक है, और उसके बाद ही डाइड इन 1723, और उसके बाद वो मर गया था 1723 में। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा जी, आप लोग याद रखोगे कि 2024 में, ठीक है, 2024 में दिसंबर के अंदर जो फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्जाम्स हो रहे थे फर्स्ट ईयर के, उनके उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों का, डिफाइन द माइक्रोबायोलॉजी एंड राइट द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर तकरीबन 3 पेजेस के ऊपर स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है। आप लोग अच्छे से इसको समझ लो। ठीक है, फिर क्या होगा कि आप लोग सिर्फ पॉइंट्स बना बना के तकरीबन 10 से 12 पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग बनाकर आप लोग अगर पेपर में लिख लेते हो, ठीक है, विद डेफिनेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन के साथ, तो आप लोगों के मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, अगर वो 5 नंबर का है तो आप लोगों को 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की अहमियत क्या है। हाँ जी, अहमियत अगर हम लोग देखें तो माइक्रोबायोलॉजी की हमारी साइंस की हर फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत है। ठीक है, इस ये फैक्ट है कि हम लोगों की, अगर हम लोग फार्मास्यूटिक्स देखें, फार्मास्यूटिक्स के अंदर फार्मेसी की अगर हम जनरली बात करते हैं तो फार्मेसी के अंदर, अगर हम लोग अपनी बाकी मेडिकल साइंसेस की बात कर लेते हैं, या लाइक अगर मैं बॉटनी की, जूलॉजी की बात करती हूँ, आप हर एक एक फील्ड के अंदर देखोगे कि माइक्रोबायोलॉजी की अहमियत बहुत है। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए ये अहम क्यों है। अच्छा, जो साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है इसके अंदर शामिल है क्या, कि हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिसके अंदर एल्गी आ जाता है, बैक्टीरिया, रिकेट्सी, प्रोटोजोआ, फंजाई, यीस्ट और वायरसेस। नंबर सेकंड, हम लोग कहते हैं इन हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स के बगैर, विदाउट दीज, विच कन्वर्ट, जो कि कन्वर्ट, तब्दील कर देते हैं हमारे पेचीदा मटेरियल्स को सिंपल सब्सटेंसेस में, लाइफ वुड बी अनसर्टेन, हमारे लिए नामुमकिन है। ठीक है, जिंदगी जो है वो नामुमकिन है। नंबर थर्ड, हम लोग कहते हैं ये जो, अगर आई मीन इंटरेस्ट इन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि हमारे इंसानों की एग्जिस्टेंस में, यानी कि उनके वजूद के अंदर अगर हम लोग ये चीज देख लें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अफेक्ट करता है, असरअंदाज होता है, हैज बीन द फाउंडेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या है, आपके माइक्रोबायोलॉजी की बुनियाद है। ठीक हो गया। अगर हम लोग इवन अपनी बॉडी की बात कर लेते हैं तो हमारी अपनी बॉडी के अंदर आप लोग देखोगे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। हमारी बॉडी के मुख्तलिफ मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, और हम लोग कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, जैसे कि हम हमारे लिए विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए, और अगर हम लोग बाहर देख ले तो बाहर भी हमारी ज़िंदगी में माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत अहम रोल है। ठीक है, समटाइम बेनिफिशियल होता है, समटाइम हमारे लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदेह भी होता है। आगे चलते हैं। हम लोग कहते हैं फोर्थ नंबर पे द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस, यानी कि फ्रूट्स का जूस मतलब के बनना। ठीक है, या फिर उसकी फर्मेंटेशन करना। फर्मेंटेशन यानी कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से उसकी मेटाबॉलिज्म होना, यानी कि तोड़ फोड़ होना उसकी। ठीक है, इन रिटर्न वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, शुगर को खा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अल्कोहल के अंदर तब्दील करता है वो चीज़। और फिर सोरिंग ऑफ मिल्क, और दूध का खट्टा होना। ठीक है, आर द नेचुरल प्रोसेसेस, ये तो एक मीन कुदरती अमल है, लॉन्ग नोन टू मैन, जो कि हम लोग जानते हैं। येट इसलिए येट वाई दीज चेंजेस अकर्ड
ये तब्दीलियां क्यों होती हैं वर अननोन अनटिल द पास्टर, उस टाइम तक ये अननोन थी, हम लोग नहीं जानते थे जब तक के पास्टर ने इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में पास्टर ने क्या किया, शोड उसने जाहिर किया स्केप्टिकल वर्ड, यानी कि एक शक की दुनिया पैदा की उसने। किसके लिए? दैट यीस्ट एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड शुगर, कि यीस्ट और बैक्टीरिया जो है वो तब्दील कर देता है चीनी को अल्कोहल में और एसिड्स में। ठीक हो गया। इसकी पूरी की पूरी अगर हम लोग देखें तो बहुत ये लंबी सारी इसकी कहानी बन जाती है, कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे मुख्तलिफ, जैसे लाइक अगर हम ग्रेप्स की बात करते हैं, अंगूरों की बात करते हैं, कि अंगूरों को अगर हम लोग बॉटल के अंदर भर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारे जो ये जो बैक्टीरियाज हैं वो उसके अंदर हमारी चीनी को, शुगर्स को जो है वो खाते रहते हैं और उसको तब्दील कर देते हैं अल्कोहल के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहते हैं। बॉटल अगर हमारी बंद रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर ही रहेगी, जैसे हम लोग खोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यकदम बाहर की तरफ आती है। ठीक है, ऐसा हम लोग अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरह अपनी बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिल नहीं करते। वो हमारी बैक्टीरिया है जो कि फर्मेंटेशन करती है, और क्या करेगी, हमारे जो फ्रूट्स हैं उसकी शुगर को खा लेती है और उसको अल्कोहल के अंदर या एसिड्स के अंदर तब्दील कर देती है। इसी तरह से यीस्ट अपना काम करता है, इसको हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग कि इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज हैड अ डिसिसिव रोल, यानी कि ये हकीकत ये हुई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला कौन किरदार अदा करता है इन शेपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि हमारी पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत ही अहम रोल ये अदा करता है। नेक्स्ट थिंग हम लोग कहते हैं द ग्रोथ ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो मेन ग्रोथ है वो भी इन रिसेंट डिकेड्स, यानी कि करीब करीब क्या है कि हैज बीन पैरेलल्ड बाय राइजिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी, कि हम लोगों ने मीन पैरेलल वो इक्वल हो गई है, कैसे कि हम लोगों ने बुनी अपने मयार के जो है ना, वो मयार जो है अपने प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के वो हमने बढ़ा लिए हैं। ठीक है, राइजिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोडक्ट क्वालिटी, अपने जो हमारा प्रोडक्ट है उसके मयार का जो हम लोगों ने लेवल है ना उसको हमने बढ़ा लिया। एंड मोर रिगोरस रेगुलेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स, और हम लोगों ने अपने उन्हीं प्रोडक्ट के बनाने का जो प्रोसीजर है ना उसके लिए बहुत सख्त कवानीन भी बना लिए हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हमारे जो स्टीराइल प्रोडक्ट है उसके लिए हम लोगों ने एक क्राइटेरिया बनाया है ऑफ क्वालिटी, उसके मयार का, वो बहुत सादा है। दैट देयर शुड बी नो लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि उसके अंदर कोई भी जानदार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां पे नहीं होना चाहिए, डिटेक्टिव जो कि जांच लिया जाए वो नहीं होना चाहिए व्हाटसोएवर, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर चाहे कोई भी हो। द प्रोडक्ट शुड देयरफॉर बी एबल टू पास अ टेस्ट, इसीलिए मीन हमारे प्रोडक्ट को चाहिए कि वो पास करे, यानी कि उसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो पास करे एक टेस्ट को जो कि हमारी स्टेरिलिटी का है। स्टेरिलिटी क्या होती है? जरासीम से पाक होना। ठीक हो गया। आप लोग कहते हो एंड नॉलेज ऑफ द प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ सच टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, यानी ये कि हम लोगों ने कहा कि हमारे प्रोडक्ट को चाहिए कि वो इतना काबिल हो कि वो पास कर जाए हमारा टेस्ट फॉर द स्टेरिलिटी का। ठीक है, और हमें मालूम हो हमें नॉलेज हो उसके प्रोसीजर की, और हम अखज़ करें उससे रिजल्ट्स ऑफ सच टेस्ट, ऐसे टेस्ट की। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत अहम पहलू है। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन पॉइंट 9 कि इट इज ऑब्वियस दैट मेडिसिन कंटामिनेटेड विद पोटेंशियली पैथोजेंस, यानी ये तो बात जाहिर सी बात है कि मेडिसिन जो हैं वो गंदी हो जाती हैं पोटेंशियली पैथोजेंस की वजह से। पैथोजेंस क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज की वजह बनते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पैथोजेंस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आर अ सेफ्टी हैजर्ड, सो मेडिसिन्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाय वल्नियरेबल रूट्स, इसीलिए हम लोग मतलब कि जो ऐसी मेडिसिन जो कि हम लोग लेते हैं कौन से वल्नियरेबल रूट से, जहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कंटामिनेशन हो सकती है, वहाँ पे गंदा हो वहाँ से जरासीम दाखिल हो सकता है, जैसे कि हमारे इंजेक्शंस हैं, या फिर हम लोग कहते हैं और टू वल्नियरेबल एरियाज ऑफ द बॉडी, या फिर हमारे दूसरे एरियाज जैसे कि आइज, जैसे कि आंख है, अनमैन्युफैक्चर्ड एज स्टीराइल प्रोडक्ट्स, यानी कि हम लोग कहते हैं कि ये तो जाहिर सी बात हुई कि हम लोग ऐसी मेडिसिन जिनका हमें डर होता है कि वो गंदी हो जाएंगी, कंटामिनेटेड हो जाएंगी,
पैथोजेंस की वजह से, तो हम लोग उनके लिए सेफ्टी हैजर्ड्स जो हैं वो हम लोग अवेल करते हैं, ताकि हमारी ऐसी मेडिसिन जिनको हम लोग ले रहे हैं वल्नियरेबल रूट से, यानी कि जो कि थोड़ा खतरनाक रूट है, जैसा कि इंजेक्शन हैं या फिर दूसरे बॉडी एरियाज जहाँ से वो गंदा हो सकता है या जरासीम दाखिल हो सकता है, ऐसी चीज़ों को हम लोग स्टीराइल बनाते हैं, ठीक है, जरासीम से पाक बनाते हैं। पॉइंट 10 कि हम लोग डिसइंफेक्शन के बारे में भी जानते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग डिसइंफेक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। हम लोग डिसइंफेक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं और केमिकल्स की प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। कौन से केमिकल्स? जो बायोसाइड्स होते हैं। बायोसाइड्स के बारे में कहते हैं हम लोग कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल द और डिस्ट्रॉय द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया, यानी कि अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने वाले जो केमिकल्स होंगे या फिर कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बायोसाइड्स कहलाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग डिसइंफेक्शन के बारे में भी देखते हैं और ऐसे केमिकल्स की प्रॉपर्टीज भी देखते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे। एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं? कि जब कभी हम लोगों ने लिविंग टिश्यूज को जरासीम से पाक करना हो तो हम लोग एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी हमने नॉन लिविंग मीन हम लोग कहते हैं इन एनिमेट्स, हम लोग दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक एनिमेट्स का, ठीक है, यानी कि जो लिविंग टिश्यूज होंगे, और एक होता है जी इन एनिमेट्स, यानी कि जो कि हमारे नॉन लिविंग सरफेसेस हैं, ठीक है, जैसा कि फर्श या फिर हमारी हम लोग लैब के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारी टेबल, हमारी स्लैब, या फिर हम लोगों के इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर हमारा जो फ्लोर आता है, वो इन हर एक एक चीज को जो कि नॉन लिविंग है उसको अगर हम लोग किसी केमिकल के जरिए स्टीराइल कर रहे हैं तो डिसइंफेक्टेंट्स होंगे। और अगर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जैसे हम लोग अपने जैसे अगर हम लोग जख्मों को करते हैं, ठीक है, साफ करते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक्स कहलाते हैं। और जैसे कि हमारे ये फिनाइल वगैरह है जिसे हम लोग या जैसे हम लोग फिनाइल इस्तेमाल करते हैं अपने फ्लोर को साफ करने के लिए, तो वो डिसइंफेक्टेंट्स हैं। एंड प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल जो कि आपके दवा को लंबे अरसे के लिए महफूज करके रखते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ से रोकते हैं। अच्छा जी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और प्रिजर्वेटिव के बारे में भी पढ़ते हैं। आर सब्जेक्ट्स ऑफ which which pharmacists and other persons responsible for the manufacturing of the medicines should have a knowledge both from the perspective of the biocide used in product formulation and manufacture। यानी ये कि हम लोग कहते हैं कि ये इन सब के बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं, ये वो चीजें हैं जो कि एक फार्मासिस्ट या फिर कोई दूसरा इंसान इन जिम्मेदार है कि वो जब बनाएगा, तैयार करेगा मेडिसिन, उसको होना चाहिए इन सब के बारे में इल्म, ठीक है, दोनों तरह से, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स, वो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द, यानी कि दोनों तरह से उसको होना चाहिए। किस तरह से कि बायोसाइड्स का नजरिया, क्या हम लोग उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं इन द प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, ठीक है, और हम लोग उसको तैयार कैसे करेंगे। एंड बिकॉज एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और चूंकि आप लोगों का जो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं इन देयर ओन राइट, अपने अपने लिहाज से। ठीक हो गया। एंटीसेप्टिक्स जैसे कि हम लोग पायोडीन का इस्तेमाल करते हैं जरासीमों को साफ करने के लिए, जख्मों को साफ करने के लिए। और हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स में हम लोग जैसे हम लोग फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, डेटोल भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग, इंजेक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाँ जी, इंजेक्शंस बनाने के लिए हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी है वो अहम है। कैसे कि इसके अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए इंजेक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टेड टू अ टेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉर पायरोजेंस। ठीक हो गया, राइट। पायरोजेंस क्या होते हैं? हम लोग कहते हैं पायरोजेंस ऐसी सब्सटेंस, ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि बुखार पैदा करते हैं, ठीक है, यानी कि बॉडी में हाई फीवर पैदा करते हैं। अब हम लोग करते क्या है, इंजेक्शंस के लिए हम लोग एक पायरोजन टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर पायरोजेंस मौजूद हैं या नहीं। ठीक हो गया। इंजेक्शंस आर आल्सो सब्जेक्टेड टू अ टेस्ट फॉर पायरोजेंस। These are the substances, ये ऐसे substances या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं that cause a rise in the body temperature, जो कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं when introduced into the body, जब हम लोग इसको बॉडी में दाखिल करते हैं। किसको भला? इन इंजेक्शंस को। ठीक हो गया।
नेक्स्ट थिंग, हम लोग स्टेराइल मेडिसिन भी तैयार करते हैं और इन स्टेराइल मेडिसिन में बी मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, 2 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के जरिए इसको हम लोग तैयार करते हैं। अच्छा जी, कौन कौन से मेथड्स होते हैं? नंबर 1, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने मीन सारे के सारे मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सीधा सारा जो मेथड है और प्रेफर्ड ओपिनियन होती है, हमारी राय जो है वो प्रेफर मीन इसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। क्या कि हम लोगों ने प्रोडक्ट लिया, पैक किया इट इन इट्स फाइनल कंटेनर, उसको पैक पैक कर दिया उसके अपने फाइनल कंटेनर में, और उसके बाद हमने उसको स्टेरिलाइज कर लिया। स्टेरिलाइज कर लेते हैं बाय हीट, हीट के जरिए या रेडिएशन और अदर मीन्स या फिर किसी दूसरे जरिए से। ठीक हो गया। लेकिन इसका एक और मुतबादिल तरीका होता है ऐसी सब्सटेंसेस के लिए, ऐसे ड्रग्स के लिए जिनको हम लोग हीट नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग उसके रेडिएशंस नहीं दे सकते, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोडक्ट को और उसे स्टीराइल कर लेंगे। फिर इंग्रेडिएंट स्टीराइल हो गई अंडर कंडीशंस दैट डू नॉट परमिट द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम लोग कहते हैं कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि मीन गंदा कर देते हैं। ठीक हो गया, यानी कि आलूदा कर देते हैं। हम लोगों ने क्या किया अब इसके अंदर सेकंड मेथड में कि हम लोगों ने पहले अपने मैन्युफैक्चर जो हमारा प्रोडक्ट था उसको स्टीराइल कर लिया, फिर अब हम लोग अपने कंटेनर को स्टीराइल करेंगे और फिर हम लोग उसको बाद में स्टीराइल कंडीशंस में दोनों को पैक कर लेंगे। ठीक हो गया। Spoilage of medicines as a result of the microbial contamination, although obviously undesirable. अब क्या होगा, क्या स्पॉइलेज यानी कि खराब होना, गल सड़ जाना अपनी मेडिसिन का एज ए रिजल्ट ऑफ द माइक्रोबियल कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से, ऑल्दो ऑब्वियसली अनडिजायरेबल, जो कि जाहिर सी बात है कि हम मीन गैर मन चाहिए होती है। ठीक है। हैज इट्स मेन कॉन्सिक्वेंस फाइनेंशियल लॉस, जो कि हमारा मीन एक अहम मीन कॉन्सिक्वेंस, हमारे चांसेस हो जाते हैं फाइनेंशियल लॉस के, जिसमें यानी कि हम पैसा जो है वो ज़ाया हो जाता है। रादर देन इल हेल्थ ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट, यानी कि रादर मीन उसकी जो पेशेंट की मीन जो आपकी जैसे जो पेशेंट है उसकी ख़राब हेल्थ की वजह से, हेल्थ सॉरी आपके पेशेंट की ख़राब हेल्थ जो है उसकी निस्बतन जो आप लोग मतलब कि जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइनेंशियल लॉस है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर आप लोग लिख लेते हो स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का तब भी परफेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स देख लें कि अगर हम लोगों को पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, दोबारा से रिपीट होता है, ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे परफॉर्म करोगे? अच्छा जी, आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी की हेडिंग देनी है, उसकी आप लोगों ने डेफिनेशन लिख देनी है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड है, ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड्स, और माइक्रो का मतलब ये, बायोलॉजी का मतलब ये, और उसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन बना के लिख दी। ठीक है, या तो ये लिख दोगे या फिर ये वाली लिख दोगे। फिर माइक्रोब्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन लिख दी आप लोगों ने छोटी सी करके, और उसके साथ आपने बता दिया कि दे इंक्लूड्स बैक्टीरिया, आर्ची, अल्जी एल्जी या फिर फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरसेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये आप लोगों के 9 पॉइंट्स बन जाते हैं, तो ज़बरदस्त है। नो के नो लिख दो आप लोग, ठीक है। अगर इसे ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक हो गया। क्लियर करने के लिए अगर आप लोगों की अगर ये वीडियो जो है वो क्लियर नहीं हो रही, तो आप लोग क्या करोगे, अपनी वीडियो की सेटिंग में जाकर आप लोग जो क्वालिटी है ना, वीडियो क्वालिटी, उसको आप लोग थोड़ा हाई कर लोगे, ठीक है, ताकि वीडियो जो है वो क्लियर नजर आए। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ। सेकंड वन के इन हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स के बगैर लाइफ जो है वो बेयकीनी है या फिर नामुमकिन है। और ये जो फर्मेंटेशन मीन फ्रूट जूस की होती है या चीज प्रोडक्शन होती है इज ड्यू टू द बैक्टीरिया और यीस्ट, ये भी हमें मीन अहमियत बताती है माइक्रोबायोलॉजी की। फिर ये कि ये पैदा करती है इक्वल और स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द प्रोडक्ट क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी के मयार की ना ये बहुत ही ज़्यादा, या तो आप कहते हो कि एक तो बराबर आ गई है, माइक्रोबायोलॉजी की अहमियत हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में के बराबर आ गई है, और दूसरा ये कि इसने बहुत ही ज़्यादा सख्त रूल्स बना दिए हैं, कवानीन बना दिए हैं हमारे प्रोडक्ट के मयार के। फिफ्थ थिंग कि आपके स्टेराइल प्रोडक्ट्स जो हैं देयर शुड बी नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए। और माइक्रोबायोलॉजी हमें कंसेप्ट देती है पैथोजेंस का और पैथोजेनेसिटी का भी। फिर ये कि डिसइंफेक्शन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं केमिकल्स की, लाइक बायोसाइड्स,
वो उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू द माइक्रोबायोलॉजी। फिर कि माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एक्सप्लेन करती है पायरोजेन टेस्ट फॉर द इंजेक्शंस, और ये हमें ये भी एक्सप्लेन करती है कि हम लोग अपनी मीन स्टीराइल स्ट्रेटेजीज अपनी ड्रग्स के लिए, इट एक्सप्लेन द स्टीराइल स्ट्रेटेजीज फॉर ड्रग्स। लाइक टर्मिनल मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि सबको पैक करके और आखिर में हम लोग स्टीराइल कर लें, या फिर एसेप्टिक मेथड यानी कि हम लोग हर चीज़ को स्टीराइल ड्रग लें, स्टीराइल कंटेनर, और दोनों को हम लोग स्टीराइल कंडीशन में हम उसे पैक करते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ही हम लोग देखेंगे, लेकिन हमारे फ्यूचर में, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली अब हमारा फ्यूचर है, ठीक है। हम लोग अपनी मीन ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हैं और उसके अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की हैं, उसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।